आज की हमारी एनिमे की शुरुआत एक दूर के पहाड़ी गांव से होती है, जहां एक औरत ट्विंस को जन्म दे रही होती है। उसकी मदद कर रही बुढ़िया कहती है कि अभी बच्चों को जन्म मत दो क्योंकि सुबह होने वाली है। दूसरी औरत कहती है कि ऐसी बात कैसे बोल सकती हो, लेकिन बुढ़िया जिद करती है कि चाहे कुछ भी हो, बच्चों का जन्म अभी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बच्चे फ्यूचर में डीमंस को कमांड करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद एक आदमी ट्विंस को देखकर समझ जाता है कि एक बच्चा दिन और दूसरा बच्चा रात का प्रतिनिधि है। 16 साल बाद उन्हीं बच्चों में से एक लड़का यूरू जंगल में अपने बो से टीसेंट का शिकार कर रहा होता है। उसका एरो सीधा बर्ड की गर्दन में लग जाता है। जब यूरू उस बर्ड को उठाने जाता है तब उसकी नजर आसमान में एक अजीब से ट्रायल पर पड़ती है, लेकिन वो उसे सीरियस नहीं लेता और मजाक में उसे ड्रैगन का फाट बोल देता है। यूरू अपना हॉर्स पर बैठकर गांव की तरफ लौटने लगता है। वहाँ उसका दोस्त डांजी पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है। डांजी खुश होता है उसे देखकर, लेकिन डांट भी लगाता है क्योंकि यूरू फिर से अकेला हंटिंग करने चला गया था। यूरू उसको सॉरी बोलता है। डांजी कहता है कि अगर पहाड़ों में कुछ हो जाता तो मदद के लिए किसे बुलाते, लेकिन यूरू उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहता है कि डिवाइन गार्डियंस राइट और लेफ्ट उसकी रक्षा कर लेंगे। जैसे ही डांजी पीजेंट्स दिखाता है उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो एक्साइटेड होकर कहता है कि आज ग्रिल्ड बर्ड खाएंगे, पर यूरू बोलता है कि हॉट पॉट ज्यादा बढ़िया रहेगा। गांव वाले यूरू का स्वागत करते हैं। यूरू कैजुअली बोलता है कि लगता है जल्दी मौसम खराब होने वाला है। एक आदमी पूछता है कि क्या फाइनली बारिश आएगी क्योंकि काफी दिनों से सूखा पड़ा हुआ है। यूरो कहता है कि बाद में वापस आकर वो सबकी काम में हेल्प करेगा। थोड़ी देर बाद वो उन दोनों औरतों से मिलता है जो उसकी माँ की डिलीवरी के वक्त मौजूद थी। बुढ़िया यामाहा उसे देखकर खुश होती है। डांजी की माँ अपने बेटे को डांटते हुए कहती है कि उसे भी यूरो की तरह मेहनती बनना चाहिए, लेकिन डांजी माँ को देखते ही वहाँ से भाग जाता है। यूरो बुढ़िया से अपनी बहन आशा के बारे में पूछता है। बुढ़िया कहती है कि आशा बिल्कुल ठीक है और हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी निभा रही है। फिर यूरो भी उसे देखने चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि आशा एक सेल के पीछे बंद है। फिर भी आशा उसे देखकर प्यार से मुस्कुराती है। यूरो भी स्माइल करता है और बताता है कि आज उसने एक पीसेंट पकड़ा है। आशा उसकी तारीफ करती है, लेकिन यूरो कहता है कि वो इतना भी कमाल का नहीं है। वो असल में डियर या बोर का शिकार करना चाहता था क्योंकि इस साल बारिश कम हुई है और विंटर के लिए ज्यादा मीट स्टोर करना पड़ेगा। आशा पूछती है कि क्या गाँव के लोग काम ढूंढने बाहर जाएंगे। यूरो कहता है कि हो सकता है। फिर आशा पूछती है क्या वो भी जाएगा। यूरो तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि उसने हंटिंग इसीलिए सीखी है ताकि उसे गांव छोड़कर जाना न पड़े, लेकिन आशा फिर पूछती है क्या वो भी उनके पेरेंट्स की तरह उसे छोड़कर चला जाएगा। यूरो उससे प्रॉमिस करता है कि जब तक आशा यहाँ है तब तक वो भी यहीं रहेगा और हमेशा उसकी रक्षा करेगा। ये सुनकर आशा फाइनली रिलैक्स हो जाती है और स्माइल करने लगती है। तभी डांजी की माँ आकर बताती है कि दरारा गाँव में आया हुआ है। बाहर काफी लोग दारा के पास जमा हो जाते हैं। दारा उन लोगों के लिए बाहर की दुनिया से सामान लेकर आया होता है। वो बताता है कि बाहर इकोनॉमी खराब चल रही है और एक पेंडेमिक भी फैला हुआ है, इसलिए वो हर्ब्स के बदले सामान का ट्रेड करना चाहता है। गांव वाले हर्ब्स देकर सॉल्ट, ड्राउट, रेसिस्टेंट सीड्स लेते हैं। एक औरत बताती है कि उसकी बेटी जल्दी ही 7 साल की होने वाली है। डरार कहता है कि अगली बार वो एक विच डॉक्टर लेकर आएगा। एक बूढ़ी औरत हेडेक शिकायत करती है तो डरार उसे पेन किलर्स दे देता है। जब डरार यूरू को देखता है तो पूछता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन जवाब का वेट किए बिना ही वो एक खूबसूरत टमारी बॉल उसकी तरफ उछाल देता है क्योंकि उसे पता है कि यूरो हमेशा आशा के लिए कोई गिफ्ट लेता है। यूरो उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। तारा के जाने के बाद डांजी कहता है कि वो भी गांव छोड़कर बाहर जाना चाहता है। यूरो पूछता है कि क्या बाहर की दुनिया वाकई इतनी अच्छी है। डांजी कहता है कि जो लोग बाहर गए वो कभी लौट कर नहीं आए, इसलिए जरूर वहाँ जिंदगी बहुत अच्छी होगी। यूरो इतना श्योर नहीं होता। वो कहता है कि उसे तो पूरी जिंदगी इस गाँव में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डांजी मजाक में कहता है कि ये सब सिर्फ अपनी क्यूट लिटिल सिस्टर की वजह से बोल रहा है। फिर वो सजेस्ट करता है कि आशा को भी साथ लेकर बाहर चलते हैं, लेकिन यूरो कहता है कि डांजी जैसे आदमी के साथ रहकर आशा बिगड़ जाएगी। ये सुनकर डांजी ऑफेंड हो जाता है। यूरो बताता है कि आशा का काम बहुत इम्पोर्टेंट है। डांजी कहता है कि उसने कभी आशा को नहीं देखा। यूरो समझाता है कि सिर्फ खास लोगों को ही आशा से मिलने की परमिशन है। इसी बीच यूरो फिर से आसमान में वही ट्रायल्स देखता है। इस बार आवाज पहले से तेज होती है। डांजी पूछता है क्या उसने कभी ड्रैगन्स देखा है। यूरो कहता है कि मैंने तो कभी नहीं देखा। अचानक एक जोर का एक्सप्लोजन होता है और पहाड़ों में छुपा हुआ गाँव बाहर की दुनिया के सामने आ जाता है। यूरो और डांजी को समझ आता है कि जिसे वो ड्रैगन्स का फाट समझ रहे थे वो असल में एक प्लेन था। उन्हें प्लेन क्या होता है ये तक भी नहीं पता। तभी एक हेलीकॉप्टर भी नजर आता
है। सारे गांव वाले हैरानी से आसमान की तरफ देखने लगते हैं और अगले ही पल लोग एक एक करके मरने लगते हैं। यामाहा सब देखकर समझ जाती है कि प्रोटेक्टिव बैरियर्स टूट चुका है। उसे पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन उसे यकीन होता है कि अटैकर्स यूरू के लिए आए हैं। वो कुछ लोगों को यूरू को ढूंढकर छुपाने का ऑर्डर देती है। उधर डांजी पैनिक करने लगता है जब उसे समझ आता है कि लोग मर रहे हैं, लेकिन यूरू बॉडीज इंस्पेक्ट करता है और तुरंत भागना शुरू कर देता है। वो डांजी को कहता है कि उसके साथ ही रहना। रास्ते में उसका सामना मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने 2 आर्म्ड सोल्जर से होता है। जैसे ही सोल्जर्स यूरू को देखते हैं, वो रेडियो पर इन्फॉर्म देते हैं कि टारगेट मिल गया है। यूरू बिना टाइम वेस्ट किए दोनों पर एरोस चला देता है। एक सोल्जर की गोली लगभग डांजी को लग ही जाती। दोनों को समझ आ जाता है कि उनके वेपन्स बहुत ही डेंजरस हैं। यूरू सोल्जर्स को नॉकआउट करके आगे बढ़ता रहता है। डांजी हेलीकॉप्टर की तरफ देखकर कहता है कि ड्रैगन्स आउटर एरिया में हैं, लेकिन यूरू कहता है कि शायद वो ड्रैगन्स नहीं हैं और वैसे भी उनसे लड़ना मुमकिन नहीं लगता। दोनों भागते भागते डिवाइन गार्डियन स्टैचू के पास पहुंच जाते हैं। डांजी बताता है कि उसकी माँ शायद कीप में काम कर रही होगी और यूरू एक स्टैचू के पास जाकर कुछ रॉक्स हटाने लगता है। थोड़ी मेहनत के बाद एक हिडन डोर खुल जाता है। डांजी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इस सीक्रेट पैसेज के बारे में कभी पता ही नहीं था। यूरू मुस्कुराकर कहता है कि इसलिए वो कहता था कि डिवाइन गार्डियंस राइट और लेफ्ट उनकी रक्षा करेंगे। दोनों तुरंत उस सीक्रेट टनल के अंदर घुस जाते हैं। यूरू बस एक दुआ कर रहा होता है कि आशा ठीक हो। उधर गांव के बाहर एक रेड जैकेट पहनी हुई लड़की गैबी बचे हुए विलेजर्स के पास आती है। वो उन्हें एक फ्रेंडली स्माइल के साथ ग्रीट करती है, लेकिन गांव वाले उसे देखकर सिर्फ डरे हुए खड़े रहते हैं। अचानक गैबी एक शब्द बोलती है, गॉबल। अगले ही पल एक विलेजर का शरीर टुकड़ों में फट जाता है। किसी को समझने का मौका भी नहीं मिलता कि क्या हुआ है। गैबी बार बार वही शब्द रिपीट करती है और धीरे धीरे पूरा गाँव खून और बॉडी पार्ट से भर जाता है। एक औरत अपनी छोटी बेटी को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन गैबी आसानी से उसे मार देती है। उसका सर उसके शरीर से अलग हो जाता है। छोटी लड़की अपनी माँ की लाश को देखकर शॉक में जम जाती है। गैबी उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहती है कि वो बच्चों को नहीं काटती। इस दौरान एक आदमी जो अपने दोनों हाथ खो चुका होता है भागने की कोशिश करता है, लेकिन गैबी उसे भी मार देती है। खून हर तरफ बिखर जाता है। ये सब देखकर छोटी लड़की का दिमाग जवाब दे देता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। गैबी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से फोन निकालती है। वो अपनी स्क्वाड को कॉल करके बताती है कि आउटर और मिडिल एरिया सिक्योर हो चुका है और अब ग्राउंड फोर्सेस को ऊपर भेजा जा सकता है, लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। उसे अजीब लगता है कि ग्राउंड फोर्सेस जवाब क्यों नहीं दे रहे। तब पता चलता है कि डारा ने उन सबको खत्म कर दिया है। डारा सिचुएशन देखकर ज्यादा शॉक नहीं लगता। वो बस सोचता है कि अब क्या करना चाहिए। उसे समझ आ चुका था कि बैरियर्स टूट चुका है। डारा एक फोन कॉल करता है। जब कॉल कनेक्ट हो जाती है तो उसे सिचुएशन की सीरियसनेस और भी समझ आती है। वो हाना नाम की एक औरत से बात करता है। डारा पूछता है कि क्या उसकी तरफ से स्मोक दिख रहा है। जवाब मिलने के बाद वो पूछता है क्या पॉइंट चार्ज किया जा सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि आशा अभी भी यही है। दूसरी तरफ एक औरत यामाहा की बॉडी को घसीटकर आशा के सेल तक लाती है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो अटैक करने वाली होती है और एक भयानक एक्सप्लोजन के साथ सेल को उड़ा देती है। ब्लास्ट का इम्पैक्ट सीधा आशा के सर पर पड़ता है। इसी वक्त यूरू वहाँ पर पहुँचता है। वो देखकर शॉक में आ जाता है कि आशा जमीन पर बेजान पड़ी हुई है। यूरू घबराकर उसका नाम चिल्लाता है। तभी सामने खड़ी औरत बोलती है। वो यूरू को ब्रदर कहकर बुलाती है और कहती है कि वो ही असली आशा है। वो शांति से समझाती है कि वो यूरू को लेने आई है, लेकिन साथ ही साथ सबको मारने भी आई है। यूरू पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये औरत क्या बोल रही है। उसके लिए इम्पॉसिबल है कि ये उसकी असली बहन हो। वो तुरंत अपना बो उठाकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन औरत बहुत आसानी से उसका अटैक को डॉज कर लेती है और तुरंत काउंटर अटैक में एक और बड़ा एक्सप्लोजन कर देती है। उधर डारा जंगल में छुपे हुए हेलीकॉप्टर्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो नोटिस करता है कि हेलीकॉप्टर्स माउंटेन रेस्क्यू चॉपर्स की भेस में है। डारा अपनी गन से कुछ एनिमीज को मार गिराता है, लेकिन उसकी नजर हेलीकॉप्टर्स पर ही बनी रहती है। वो नहीं चाहता कि भागते वक्त कोई हेलीकॉप्टर उसका पीछा करे। थोड़ी देर बाद गाँव के अंदर बढ़ते हुए उसका सामना गैबी से होता है। गैबी के साथ एक अजीब मॉन्स्टर भी होता है। डारा मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि उसके दांत काफी खूबसूरत हैं और फिर बिना डरे उस पर गन तान देता है।
गैरी को एहसास हो जाता है कि डारा उस मॉन्स्टर को देख सकता है जबकि बाकी लोग नहीं देख पाते, इसलिए वो तुरंत उस पर हमला करने की कोशिश करती है। डारा मॉन्स्टर के अटैक से बच जाता है और गैबी पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गैबी मॉन्स्टर को अपनी ढाल बना लेती है। गोलियां मॉन्स्टर के दांतों पर लगकर रुक जाती हैं। डारा मजाक में कहता है कि इनके दांतों का इनेमल भी काफी जबरदस्त है। गैबी उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है और सीधा पूछती है क्या उसने ग्राउंड फोर्सेस को मार दिया है, लेकिन डारा उसे सरप्राइज कर देता है और उसकी तरफ एक ग्रेनेड फेंक देता है। दूसरी तरफ यूरू ब्लास्ट के बाद मलबे के ऊपर गिरा हुआ मिलता है। वो औरत माफी मांगते हुए कहती है कि उसका इरादा सिर्फ उसका तीर तोड़ने का था। वो बताती है कि उसे अभी तक इस ताकत की आदत नहीं हुई है। जब यूरू खड़ा होने की कोशिश करता है तब उसकी बहन के लिए संभाल कर रखी हुई टमारी बॉल उसके हाथ से गिर जाती है। बॉल लुढ़कती हुई दूर चली जाती है और आखिर में उस औरत के हाथ के सामने जाकर रुक जाती है। तभी यामाहा अचानक अपनी आंखें खोल देती है और वो देखती है कि आसा का ब्लड किसी अजीब क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है जो उस औरत के हाथ को पकड़ लेता है। यामाहा तुरंत रिएक्ट करती है और डारा से कहती है कि यूरो को लेकर भाग जाओ। यूरो कुछ समझ पाता उससे पहले ही डारा बिल्डिंग के अंदर जंप करता है। वो यूरो को पकड़कर बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। यामाहा चिल्लाकर कहती है कि उन्हें नीचे वाली दुनिया में छुपना होगा और किसी भी हाल में एनिमीज को उन तक पहुँचने नहीं देना है। डारा उसकी बात मान लेता है। इस दौरान डांजी को अपनी माँ मिल जाती है। वो बुरी तरह इंजर्ड होती है लेकिन कम से कम जिंदा तो होती है। जब डांजी उसकी हालत देख रहा होता है तब उसकी नजर यूरू पर पड़ती है। वो देखता है कि डारा उसे लेकर भाग रहा है। डांजी घबरा जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। हेलीकॉप्टर्स अभी गांव को घेरे हुए होते हैं, इसलिए डारा पहले वाला सीक्रेट शॉर्टकट यूज नहीं करता। कुछ देर बाद वो और यूरू डिवाइन गार्डियन स्टैचू के बाहर निकल आते हैं। डारा कहता है कि अब वो पहाड़ से नीचे जा रहे हैं, लेकिन यूरू अभी भी शॉक में होता है। उसके लिए इतनी सारी चीजों को एक साथ समझना मुश्किल हो रहा होता है। डारा उसे खींचकर साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर से उन पर फायरिंग होने लगती है। डारा तुरंत स्टैचू के पीछे छुप जाता है। उसे समझ आ जाता है कि भागने का मौका हाथ से निकल चुका है। वो अपनी गन से हेलीकॉप्टर पर फायर करने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। हेलीकॉप्टर वाले हाई कैलिबर वेपन्स यूज कर रहे होते हैं और इस सिचुएशन में डारा और यूरू बहुत डिसएडवांटेज में होते हैं। डारा कहता है कि अगर वो डेंटर्स वापस आ गए तो उन्हें दोनों तरफ से अटैक किया जाएगा और तब सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। जब डारा कोई प्लान सोच रहा होता है तब यूरू अभी भी शॉक में बैठा होता है। वो बस एक बात रिपीट कर रहा होता है, आसा मर गई। फिर वो खुद से सवाल करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने आसा को मूव करते हुए देखा था, लेकिन उसे यकीन नहीं होता। उसे याद आता है कि उसने यामाहा को भी पीछे छोड़ दिया है। वो सोचने लगता है कि वो औरत कौन थी जो खुद को उसकी बहन बता रही थी और साथ ही सबको मारने की बात भी कह रही थी, जबकि गाँव वालों ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। डारा उसके दिल के अंदर चल रहे उलझन को समझ सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स लगातार अटैक कर रहे थे, इसलिए वो कहता है कि अभी एक्सप्लेनेशन देने का टाइम नहीं है। डारा तुरंत एक ग्रीन पेंडेंट यूरो को देता है और उसे कहता है कि लेफ्ट और राइट का यूज करो। यूरो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि डारा क्या कह रहा है। डारा समझाता है कि लेफ्ट और राइट डिवाइन गार्डियन स्टैचू के बीच फ्लैंक स्टोन्स में एक होल है, उस होल के अंदर पेंडेंट लगा होगा। वो थोड़ा इरिटेट होकर कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। डारा भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो कहता है कि ये उसका गिफ्ट है, बस जाकर जो बोला है वो करो। यूरो मजबूरी में पेंडेंट ले जाता है और लेफ्ट और राइट स्टैचू के बीच वाले एरिया की तरफ दौड़ पड़ता है। साथ ही कंप्लेन भी करता है कि आजकल कोई भी उसे कुछ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। वहाँ पहुंचकर उसे होल मिल जाता है, लेकिन वो देखता है कि होल कचरे से भरा हुआ है। वो डारा को चिल्लाकर बताता है। डारा कहता है कि फिर कचरा निकालो क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हेलीकॉप्टर वाले यूरो को देख लेते हैं और तुरंत ऑर्डर देते हैं कि उसे पकड़ लो और बाकी विलेजर्स को खत्म कर दो। यूरो जल्दी जल्दी होल साफ करने लगता है। डारा कंप्लेन करता है कि जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए था। कुछ सेकंड्स बाद यूरो फाइनली पेंडेंट को होल के अंदर डाल देता है। उसी वक्त डारा उसका सर पकड़ लेता है और जोर से फ्लैंक स्टोन्स पर दे मारता है। यूरो दर्द से चिल्लाता है और पूछता है कि ये क्या था, लेकिन जैसे ही उसका ब्लड पेंडेंट को टच करता है लेफ्ट और राइट डिवाइन गार्डियन स्टैचूज चमकने लगते हैं। एक पल के लिए सब कुछ सफेद हो जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठे सोल्जर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अगले ही पल हेलीकॉप्टर जोर जोर से हिलने लगता है और किसी इनविंसिबल चीज के अटैक से टूटने लगता है। यूरो देखता है कि गोल्डन क्रिएचर्स हेलीकॉप्टर्स को पकड़े हुए हैं और उन्हें अपनी जबरदस्त ताकत से फाड़ रहे हैं, लेकिन यूरो को खुद नहीं पता होता कि ये सब क्या हो रहा है। गोल्डन क्रिएचर्स रॉडर ब्लेड्स को काटना शुरू कर देते हैं और हेलीकॉप्टर्स आसमान से गिरने लगते हैं। डारा तुरंत यूरो को लेकर भाग जाता है ताकि गिरते हुए हेलीकॉप्टर्स के नीचे ना आ जाए। दूर खड़ी गॉबी ये सब देख लेती है और गुस्से में चिल्लाती है कि हेलीकॉप्टर से उसकी घर लौटने की राइट थी। उसे बस इस बात की चिंता होती है
क्योंकि अब उसे पैदल पहाड़ से उतरना पड़ेगा। वो सोचती है कि ये डीमंस आखिर किसके हैं और उम्मीद करती है कि कम से कम वो वीक हो। जब ब्लास्ट के बाद यूरो को होश आता है तब वो एक आदमी की आवाज सुनता है जो कह रहा होता है कि नया मास्टर तो एक बच्चा निकला, इसलिए उसे कंट्रोल करना आसान होगा। उसके पास खड़ी एक औरत उसे याद दिलाती है कि मास्टर की एज मैटर नहीं करती, क्योंकि उन्हें अपने मास्टर की हर बात माननी ही होगी। यूरो शौक में उन दोनों को देखने लगता है। जल्दी उसे समझ आता है कि ये दोनों असल में राइट और लेफ्ट गार्डियंस हैं। तारा एक्सप्लेन करता है कि इनके लिए कोई एक नाम नहीं है, हर इंसान इन्हें अलग अलग नाम से बुलाता है। कोई इन्हें घोस्ट कहता है तो कोई स्पिरिट्स कहता है, कोई मॉन्स्टर या कोई सिटापेट कहता है, और कुछ लोग तो इन्हें खतरनाक देवता भी बुलाते हैं। जो भी इनका असली नाम हो, तारा यूरो को बताता है कि ये दोनों उसके डीमंस हैं। सीन अचानक पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ यूरो के फादर उसे लेफ्ट और राइट के स्टैचू से कनेक्ट करने वाला सीक्रेट पैसेज दिखा रहे होते हैं। यूरो को पहले कभी इस पैसेज के बारे में पता नहीं था। उसके फादर बताते हैं कि जब ये गांव एक कैसल हुआ करता था तब लॉर्ड ने ये सीक्रेट पैसेज बनवाया था। वो यूरो को वार्निंग देते हैं कि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए उसे किसी को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही इसका यूज करना चाहिए। जब वो पैसेज का एंड तक पहुंचते हैं तब यूरो के फादर बताते हैं कि गांव के एग्जिट पर जो लेफ्ट और राइट का बेस है उनके बिल्कुल ऊपर है। वो ये भी बताते हैं कि लेफ्ट और राइट हमेशा उस पर नजर रखते हैं। प्रेजेंट में वापस आते ही राइट और लेफ्ट वही बात को कंफर्म कर देते हैं। वो कहते हैं कि पूरी जिंदगी यूरो को देखते आए हैं। यूरो बस डिसबिलीफ में उन्हें देखते रह जाता है। राइट मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उनका मास्टर तो एक क्राई बेबी निकला। लेफ्ट तुरंत उसे डांट देती है। वो कहती कि मास्टर को टीज करना बंद करो, तुम उससे अपसेट कर रहे हो। राइट डारा को पहचान लेता है और उसे डीमन रिटेनर का नाम से बुलाता है। लेफ्ट कहती कि वो डारा पर भी नजर रखे हुए थी। यूरो अभी भी इतना शॉक्ड होता है कि कुछ बोल ही नहीं पाता। राइट एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर्स को गिरा दिया क्योंकि वो यूरो को नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये चीज है क्या। डारा बताता है कि वो मॉडर्न वर्ल्ड के व्हीकल्स हैं, लेकिन अब उन लोगों का टाइम नहीं है। वो कहता है कि कम से कम 2 ब्लेड थ्रेड्स सामने आ चुके हैं, इसलिए वो चाहता है कि राइट और लेफ्ट उन्हें सेफली पहाड़ से नीचे ले जाएं। राइट और लेफ्ट उसे याद दिलाते हैं कि वो उनका मास्टर नहीं है और वो सिर्फ यूरो का ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। तारा थोड़ा इरिटेट हो जाता है और कहता है कि उसे ये बात पहले से पता है, लेकिन सिचुएशन एक्सप्लेन करने का टाइम ही नहीं मिला। तभी अचानक गैबी वहाँ आ जाती है। वो राइट और लेफ्ट को देखकर कहती है कि ये डीमंस काफी स्ट्रॉन्ग लगते हैं और पूछती है कि ये किसके डीमंस है। यूरो उसके पीछे खड़ा टूथ मॉन्स्टर की तरफ देखकर पूछता है कि वो चीज क्या है, लेकिन डारा पैनिक कर जाता है क्योंकि गैबी ग्रेनेड ब्लास्ट के बाद भी बिल्कुल ठीक थी। गैबी आराम से उनकी तरफ चलती हुई आती है और कहती है कि उनके डीमंस की टफनेस को अंडरस्टिमेट मत करो। जब वो यूरो को देखती है तो कहती है कि तुम जरूर आशा के भाई होगे क्योंकि तुम 16 साल के हो। यूरो तुरंत करेक्ट करता है और कहता है कि वो 17 साल का है, लेकिन डारा समझता है कि ट्रेडिशनल काउंटिंग के हिसाब से नीचे वाली दुनिया में उसे 16 माना जाएगा। जैसे गैबी आशा का नाम लेती है, यूरो के दिमाग में गांव की सारी तबाही फ्लैश होने लगती है। उसे याद आता है कि किसी ने कहा था कि वो सबको मार देंगे। तब यूरो सीधा पूछ लेता है, क्या तुम लोगों ने गाँव वालों को मारा है? गैबी बिना झिझके हाँ बोल देती है। राइट और लेफ्ट यूरो को याद दिलाते हैं कि बस एक ऑर्डर दो और वो जो कहेगा वही होगा, लेकिन यूरो कहता है कि वो उन्हें कोई ऑर्डर नहीं देगा क्योंकि वो गांव के गार्डियंस हैं और वो उन्हें कमांड देने की हिम्मत नहीं कर सकता। हाँ, उसकी 2 रिक्वेस्ट जरूर है। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर गांव में कोई सर्वाइवर बचा हो तो उसे सेफ जगह पहुंचा दिया जाए। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि गैबी उसका शिकार है, इसलिए राइट और लेफ्ट उसे टच नहीं करेंगे, बाकी वो जो चाहे कर सकते हैं। राइट जोर से हंसने लगता है। उसे यूरो की रिक्वेस्ट काफी पसंद आती है। वो लेफ्ट से कहता है कि वो लकी है क्योंकि उनका नया मास्टर काफी हैंड्स ऑफ नेचर का है। दोनों यूरो की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए निकल जाते हैं। इस बीच आशा अभी भी ब्लड क्रिएचर से डील कर रही होती है। वो अपने फ्री हाथ से यामाहा की बॉडी को उठाकर दीवार पर दे मारती है। ब्लड क्रिएचर तुरंत यामाहा को बचाने के लिए आशा के हाथ छोड़ देता है। इस मौके का फायदा उठाकर आशा वहाँ से निकलने लगती है। जाने से पहले वो कहती है कि वो इसे कभी माफ नहीं करेगी और जो उसने किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही आशा को डेंजी और उसकी माँ छुपे हुए मिलते हैं, लेकिन वो उन पर अटैक नहीं करती। उधर राइट सीधा गैबी की तरफ जंप कर देता है। गैबी तुरंत अपना डीमन को शील्ड बना लेती है, लेकिन राइट उसके ऊपर से निकल जाता है। वो यूरो को बताता है कि वो बचे हुए विलेजर्स को सेफ प्लेस पे ले जा रहा है। साथ ही गैबी को वार्निंग देता है और कहता है कि उसके अदर हाफ से बचकर रहना। जैसे ही वो ये कहता है, गावी नीचे देखती है और पाती है कि लेफ्ट ने उसके डीमन को एक किक और रॉक के अटैक से दीवार में दे मारा। लेफ्ट कहती है कि वो बस अपने मास्टर के ऑर्डर फॉलो कर रही है और बाकी जो चाहे कर सकती है। गैबी रिएक्ट भी नहीं कर पाती। तब तक यूरो का एरो उसकी लेग को छेद देता है। गैबी दर्द से गिर पड़ती है, लेकिन उसका डीमन उसे पकड़ लेता है और वो तुरंत वहाँ से भाग निकलती है।
लेफ्ट मान लेती है कि गैबी के डीमंस काफी टफ हैं क्योंकि वो उसके अटैक्स के बाद भी बचे हुए हैं। यूरो बिना वक्त गवाए उसके पीछा करने लगता है। लेफ्ट भी बिना किसी डाउट के उसके साथ चल पड़ती है। चाहे डारा कितना भी कंप्लेंट्स करे, डारा समझ जाता है कि अब उन्हें रोकना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो जमीन पर गिरा ग्रीन पेंडेंट उठा लेता है और उसके पीछे भाग पड़ता है, उम्मीद करते हुए कि किसी तरह उन्हें पहाड़ से नीचे जाने के लिए मना सके। इस दौरान वो छोटी लड़की जिसके सामने उसकी माँ का सर काट दिया गया था होश में आती है। उसने राइट की आवाज सुन ली होती है। राइट नोटिस करता है कि वो जिंदा है। वो उसके चेहरे से खून साफ करता है और कहता है कि ये किसी और का ब्लड होगा क्योंकि तुम बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हो। लड़की कंफ्यूजन में इधर उधर देखने लगती है। तब राइट को याद आता है कि वो उससे देख नहीं सकती, इसलिए वो खुद को विजिबल बना लेता है और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, वो उसे सेफ जगह ले जाएगा। लेकिन सेंटेंस पूरा होने से पहले ही लड़की दोबारा बेहोश हो जाती है। राइट उसे उठाकर उन दूसरे बच्चों के पास ले जाता है जो उसे देखकर पहले ही बेहोश हो चुके थे। राइट थोड़ा हर्ट फील करता है क्योंकि वो सिर्फ हेल्प करना चाहता था, लेकिन सब बच्चे उसे देखते ही बेहोश हो गए। बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त राइट नोटिस करता है कि दुश्मनों ने बड़े लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा, लेकिन किसी वजह से बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तभी उसका सामना आशा से होता है। राइट तुरंत समझ जाता है कि आशा उसे देख सकती है। बिना कुछ कहे आशा उसकी तरफ दौड़ पड़ती है और अपनी पावर से अटैक कर देती है। राइट बिल्कुल वक्त पर रिएक्ट करता है और एक पावरफुल शाउट से उसका अटैक ओवर पावर कर देता है। फिर कंप्लेन करता है कि अटैक करने से पहले कम से कम कुछ बोल तो देती, लेकिन वो मानता है कि आशा की पावर्स काफी डेंजरस हैं। आशा जल्दी समझ जाती है कि उसका कोई चांस नहीं है, इसलिए मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग जाती है। राइट उसका पीछा नहीं करता क्योंकि उसके पास और भी काम है। बस कंप्लेन करता है कि आजकल के बच्चे किसी की बात ही नहीं सुनते। उधर गैबी एक बिल्डिंग के अंदर छुपने की कोशिश करती है और अपने डीमंस को दरवाजे की तरह यूज करती है, लेकिन लेफ्ट सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से दरवाजा खोलने लगती है। गैबी पूरी ताकत लगाकर उसे बंद रखती है क्योंकि वो डीमंस मिलकर भी लेफ्ट को नहीं रोक पा रहे थे। आखिरकार लेफ्ट अपने हाथ उन डीमंस के दांतों के बीच घुसा देती है और फिर अपनी ताकत से उनके जॉस को खोल देती है। आशा बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच जाती है और अपनी पावर से बिल्डिंग गिरा देती है, जिससे सारा भारी मलबा लेफ्ट के ऊपर गिर जाता है। फिर वो तुरंत गैबी की हालत को चेक करती है, लेकिन यूरो उनकी तरफ अपना तीर तान कर उन्हें हिलने से मना कर देता है, ये जानने के लिए कि वो कौन है। आशा उससे बताती है कि वो उसकी बहन है, लेकिन यूरो उसे झूठी कहता है और बोलता है कि आशा इतनी बड़ी नहीं है। आशा समझाती है कि नीचे वाली दुनिया में न्यूट्रिशन ज्यादा अच्छा मिलता है, लेकिन यूरो कहता है कि आशा ऐसी घोड़ती भी नहीं है। आशा सीधा मान लेती है कि उसे बहुत कुछ झेला है, इसलिए वो थोड़ी ज्यादा हो गई है। कुछ ही पल बाद लेफ्ट आसानी से मलबे के ढेर से बाहर निकल आता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और जल्दी ही राइट भी उनके पास पहुंच जाता है और कहता है कि फैमिली को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। वो आशा के सामने उतरता है और यूरो को बताता है कि इस लड़की का खून बिल्कुल उसकी तरह स्मेल करता है, इसलिए वो सच में भाई बहन है। यूरो ये सुनकर काफी शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना गार्ड नीचे नहीं करता और पूछता है कि फिर कीप में जो आशा है वो कौन है। आशा बिना घुमाए सीधा बताती कि वो लड़की सिर्फ एक इम्पोस्टर है। फिर वो समझाती है कि 10 साल पहले जब उनके पेरेंट्स उसे लेकर गांव से भाग गए थे, तब यामा और बाकी लोगों को डर था कि यूरो भी भाग जाएगा, इसलिए उन्होंने नकली आशा बना दी ताकि वो यहीं रहे। आखिरकार यूरो एक दयालु और केयरिंग बड़ा भाई था। जब तक आशा गाँव में होती तब तक उसे छोड़कर नहीं जाता। जब आशा ये कहानी सुना रही होती है तब हम देखते हैं कि कीप वाली दूसरी आशा अचानक खड़ी हो जाती है, लेकिन वो बिल्कुल इंसान जैसी नहीं लगती। आशा यूरो को बताती है कि वो नकली है और उसे पूरी जिंदगी झूठ बोला गया है। यूरो के लिए ये सब समझना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। वो अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता, लेकिन दारा उसे अपना धनुष नीचे करने को मजबूर कर देता है और आशा से कहता है कि इमोशनल रियूनियन हो चुके हैं, अब उसे पीछे हट जाना चाहिए। यूरो ऑब्जेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन दारा उसे याद दिलाता है कि दुश्मन उसके पीछे है और अभी तक उसे पता नहीं कि असली आशा क्या कर सकती है। अगर यूरो नहीं रुकता है तो गाँव का और भी नुकसान हो सकता है। ये सुनकर यूरो आखिरकार मान जाता है। उसे पता है कि कुछ लोग अब भी जिंदा हैं और वो उन्हें खतरे में नहीं डाल सकता। अपना धनुष नीचे करने के बाद वो आशा और गैबी से कहता है कि और गांव वालों को नुकसान ना पहुंचाए। वो कहता है कि वो उन्हें जाने देगा, इसलिए उन्हें भी वापस हट जाना चाहिए। हैरानी की बात है कि आशा मान जाती है, भले ही गैबी शिकायत करती है। इसके बाद यूरो डारा के साथ चला जाता है और राइट और लेफ्ट भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। आशा बताती है कि पहले उनके घाव का इलाज करना जरूरी है और अब उन्हें पता है कि यूरो सुरक्षित है। अचानक गैबी का डीमन उसने कंधे में घुसा हुआ तीर झटके से निकाल देता है। दर्द से गैबी खड़ा उठती है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराती है और कहती है कि आशा का भाई काफी रूथलेस है। वो मानती है कि यूरो स्किल्ड भी है और जिंदा भी है।
ये बात वो आशा को तसल्ली देने के लिए कहती है। आशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उसे एहसास होता है कि उसका भाई सच में जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। गैबी उसे तसल्ली देने के लिए उसके सर पर हाथ फेरती है। फिर वो नोटिस करती है कि बैरियर वापस आ रहा है, इसलिए उन्हें जल्दी पहाड़ से निकलना होगा। हम देखते हैं कि यामाहा बैरियर को रिस्टोर कर रही है और दूसरी आशा उसके पीछे पहले की तरह चुपचाप खड़ी है। सीन चेंज होता है और दो हाइकर्स पुराने हिगाशी विलेज ट्रायल पर चल रहे होते हैं। वो पहले सुनी हुई हेलीकॉप्टर्स की आवाज के बारे में बात कर रहे होते हैं। औरत कहती है कि शायद किसी को रेस्क्यू की जरूरत थी, क्योंकि इन पहाड़ों में बहुत लोग गायब हो जाते हैं और कभी वापस नहीं मिलते। आदमी कहता है कि शायद ये उस लॉस्ट विलेज वाली स्पूकी स्टोर जैसा है। इसमें हाइकर्स अचानक किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं और वहाँ एक ऐसा गांव मिलता है जो वहाँ होना ही नहीं चाहिए। और जब बाद में वापस आते हैं तो उस गांव का कोई निशान नहीं मिलता। जैसे वो कहानी खत्म करता है, दारा खुशी से उन्हें ग्रीट करता है और यूरो के साथ ट्रायल पर दौड़ता हुआ निकल जाता है। वो कपल सोचता है कि शायद वो माउंटेन पोर्टर्स या ट्रेडिशनल हंटर्स हैं। उन्हें उन दोनों से कोई डर नहीं लगता, लेकिन जब राइट और लेफ्ट उनके ऊपर से उड़ते हुए निकलते हैं तो तेज हवा के झोंके से वो घबरा जाते हैं। शायद वो उन्हें देख नहीं सकते, इसलिए वो औरत वापस नीचे लौटने का फैसला करती है। इस दौरान तारा कहता है कि अब गांव दिखाई नहीं दे रहा, मतलब वो बैरियर्स के अंदर वापस चला गया है। यूरो पूछता है क्या इसका मतलब है कि वो वापस नहीं जा सकते। तारा बताता है कि अगर वो चाहे तो जा सकता है, लेकिन किसी ने बैरियर्स तोड़कर उस जगह का रास्ता ढूंढ लिया है और वो लोग यूरो के पीछे थे, इसलिए अब वहाँ छुपना या लौटने का कोई फायदा नहीं है। अब उन्हें नीचे वाली दुनिया में भीड़ के बीच घुलना मिलना पड़ेगा। कुछ देर बाद वो पहाड़ों के आखिरी हिस्से तक पहुँच जाते हैं, जहाँ डारा की कोवर्कर हाना कार में उनका इंतजार कर रही होती है। डारा उसका वेट करने के लिए शुक्रिया अदा करता है, लेकिन हाना कार से निकलते ही शिकायत करती है। वो कहती है कि उसे पता था कि डारा एक इंसान ला रहा है, लेकिन उसने डीमंस के बारे में नहीं बताया था। राइट और लेफ्ट जल्दी ही समझ जाते हैं कि हाना उन्हें देख सकती है। डारा माफी मांगता है और कहता है कि उसने उसे पहले नहीं बताया। वो कहता है कि रास्ते में सब समझा देगा, क्योंकि यूरो खतरे में है और उन्हें जल्दी निकलना होगा। हाना सोचती है कि यूरो ट्विंस में से एक है और डारा बताता है कि वो डीमंस लेफ्ट और राइट हैं। जब सब उनकी तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि लेफ्ट और राइट कार को क्यूरियोसिटी से इंस्पेक्ट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये चीज आखिर चलती कैसे है। उन्हें तो बस एक लोहे का ढेर लग रहा था और वो बाकी बातों पर ध्यान भी नहीं देते। हाना फिर अपना इंट्रोडक्शन देती है और यूरो को बताती है कि वो और दारा डीमन रिटेनर्स हैं। दारा लेफ्ट और राइट से पूछता है क्या आसपास कोई डीमन बिल्डर्स हैं? वो बताते हैं कि कोई नहीं है, इसलिए दारा सोचता है कि भीड़ वाली जगह भागने का ये परफेक्ट मौका है। वो यूरो से कार में बैठने को कहता है, लेकिन यूरो हिचकिचाता है क्योंकि उसे नहीं पता ये चीज क्या है और वो इस अजीब मशीन के अंदर नहीं जाना चाहता। दारा उसकी कंफ्यूजन को समझता है, इसलिए वो समझाता है कि इस ऑटोमोबाइल कहते हैं। ये नीचे वाली दुनिया का मेटल से बना व्हीकल है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल काम नहीं करती। इसलिए हाना इंजन स्टार्ट करती है और सीधा कहती है कि कार के अंदर घोड़े हैं, इसलिए ये बहुत तेज दौड़ती है। राइट और लेफ्ट उसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन तुरंत मान लेते हैं और आखिर यूरो भी कार में बैठ जाता है। गैबी और आशा बैरियर से बाहर निकलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और अब वो अपनी राइड का इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद जिन कागामोरा रेस्क्यू टीम के साथ पहुंच जाता है ताकि गैबी को ले जा सके। वो कहता है कि उसने सुना कि नए डीमंस सामने आए हैं, इसलिए शायद उसे उनके साथ आना चाहिए था। जब रेस्क्यू टीम गाबी को स्ट्रेचर पर रख रही होती है तो वो उससे पूछता है कि उसके घाव कैसा है। गैबी शांत रहकर बताती है कि खून बहना बंद हो गया है। वो ये भी बताती है कि उसके कंधे में अभी तक तीर का सिर फंसा हुआ है और उम्मीद करती है कि बाद में उसे निकाल दिया जाएगा। वो बिना किसी मदद के बैठ जाती है और बताती है कि उसकी टांग में लगी गोली आर पार निकल गई थी। जिन कहता है कि ये बहुत सीरियस इंजरीज है, उसे उनके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जैसे वो छोटी सी कैविटी हो। गैबी उसकी चिंता को टाल देती है और कहती है कि वो ठीक है क्योंकि उसे दर्द की आदत है। फिर जिन मान लेता है कि आशा का भाई बचकर निकल गया, लेकिन आशा बताती है कि उन्होंने कंफर्म कर लिया है कि वो जिंदा है और सुरक्षित है। जिन बताता है कि उन्होंने सभी ट्रायल हेड्स को सिक्योर कर दिया है, लेकिन उन्हें यूरो कहीं नहीं मिला। इसका मतलब है कि वो किसी और रास्ते से निकल गए। अब भी ये मुमकिन है कि वो पहाड़ पर ही कहीं हो, लेकिन उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर्स और अपने सारे सोल्जर्स खो दिए। जिन थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि बूढ़ा आदमी इस बात से खुश नहीं होगा। यह भी उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। वो बताती है कि आशा का भाई एक मिडिल एज्ड आदमी डारा के साथ भागा था और शायद वो सोल्जर्स को भी मारने वाला था। जैसे ही जिन ये नाम सुनता है वो हैरान होता है कि आखिर उस दिन एक टाडेरा डीमन रिटेनर ही क्यों मौजूद था। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। वो काफी गुस्से में लग रहा होता है। वो सोचता है कि उसे अपना डीमन साथ लाना चाहिए था। दूसरी तरफ दारा हाना को बताती है कि उन्होंने लेफ्ट और राइट को रिलीज किया
उन्हें कुछ हेलीकॉप्टर्स गिरा दिए और रास्ते में एनिमी डीमंस को भी हरा दिया। वो बताता है कि उसने मिलने वाले ज्यादा सोल्जर्स को भी खत्म कर दिया, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। हाना यकीन नहीं कर पाती कि वो लोग सोल्जर्स भी लेकर आए थे। टारा कहता है कि शायद ये कागेबोराशी का काम था और अब हालात और खराब हो गई है, क्योंकि अब लोग उसका चेहरा और नाम दोनों जानते हैं, इसलिए शायद उससे दाढ़ी साफ करके कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। हाना बस शिकायत करती है कि वो तो शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। कुछ देर बाद लेफ्ट और राइट खिड़की पर नॉक करते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें कुछ डीमंस पास आते हुए महसूस हो रहे हैं। हाना तुरंत घबरा जाती है, लेकिन लेफ्ट बताती है कि डरने की जरूरत नहीं है, वो उनके पुराने दोस्त हैं और कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी हवा में तैरते हुए सफेद घोड़े पर एक खूबसूरत औरत नजर आती है। वो लेफ्ट और राइट को देखकर कहती है कि उनसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। वो कहती है कि अगर ये यहाँ है तो शायद उन्हें कोई नया मास्टर मिल गया है। लेफ्ट और राइट इस बात को कंफर्म करते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें पहाड़ से नीचे आए लगभग 400 साल हो गए हैं, इसलिए उन्हें दुनिया में क्या चल रहा है कुछ भी पता नहीं। राइट बताता है कि यूरो उनका नया मास्टर है और वो ट्विंस में से एक है जो नाइट और डे को डिवाइड करता है। ये सुनकर औरत कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर वो कहती है कि ये आसान नहीं होगा। वो पूछती है कि अब वो लोग क्या करेंगे। राइट कहता है कि उन्हें खुद नहीं पता, फिलहाल लगता है कि वो किसी भीड़ भाड़ वाली गाँव या शहर में छुपे रहेंगे, और जाने से पहले कहती है कि जब वो लौट कर आए तो उसे सब कुछ बताएं। इस दौरान टारा और हाना पूरी तरह शॉक हो चुके होते हैं, क्योंकि ये पहली बार है कि जब उन्होंने उसे देखा है। यूरो पूछता है कि वो चीज क्या है, लेकिन टारा और हाना तुरंत उसे डांट देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें चीज मत बोलो, वो ओशियास सामा थी, एक असली गॉड जो आम डीमन से बिल्कुल अलग लेवल पर है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदा रहते हुए उनके दर्शन करेंगे, और अब वो खुश है कि वो खुद अभी तक जिंदा है। लेफ्ट और राइट उनके रिएक्शन देखकर शिकायत करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि इतना अलग ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। हाना समझाती है कि डीमंस और हंटर्स की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। कुछ गॉड्स होते हैं, कुछ स्पिरिट्स, कुछ ओसियास सामास की तरह ह्यूमंस के साथ आराम से रह सकते हैं, कुछ अपने मास्टर को गुड लक देते हैं और कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं। डारा कहता है कि डिवेंटर्स उन पर अटैक कर रहे थे, वो शायद कॉम्बैट टाइप डीमंस थे, क्योंकि उनका अपर और लोअर जॉ एक पेयर बनाता था। उन्हें ये भी सुना है कि कुछ डीमंस अगर अपने मास्टर को पसंद ना करे तो उसे खा भी जाते हैं। टीन फिर रेस्क्यू टीम की तरफ शिफ्ट होता है, जो गैबी को पहाड़ से बाहर ले जा रही होती है। टीन कहता है कि चाहे जो भी हुआ हो, बूढ़ा आदमी ये जानकर खुश होगा कि यूरुस जिंदा है और पहाड़ से बाहर आ गया है। वो पूछता है क्या डीमंस वाकई इतने ताकतवर थे। गैबी हाँ में जवाब देती है, लेकिन वो बताती है कि उसे टीर डीमन ने नहीं बल्कि आशा के भाई ने मारा था। उसने पहले उसकी मूवमेंट खत्म की, फिर उसके डोमिनेंट हैंड को टारगेट किया, इसलिए उसके पास एक हंटर जैसा दिमाग है। सूरज ढलने के बाद पहाड़ों में बारिश शुरू हो जाती है। तो बचे हुए सोल्जर्स पहाड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत देर चलने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वो 5 बार एक ही जगह पर वापस आ चुके हैं, मतलब वो पहाड़ छोड़ नहीं पा रहे। उधर यूरो अभी हाना की कार में बैठा सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब वो पहली बार सिटी की लाइट्स देखता है तब उसकी आंखें चमक उठती है। शहर पहुंचने के बाद हाना उसे खाना और नए कपड़े देती है, क्योंकि उसके पुराने कपड़े उसे सबसे अलग दिख रहे होते हैं। यूरो बैग से एक सिंपल व्हाइट टी शर्ट निकालता है और हैरान होकर पूछता है क्या ये कोई टूनिक है। हाना उसकी बात मान लेती है और कहती है कि हाँ ये एक टूनिक ही है, और वो उसे नॉर्मल पैंट्स देती है और कहती कि ये हाका की तरह है ताकि वो समझ सके। टारा उसे सैंडल्स देता है और बताता है कि नीचे की दुनिया में लोग इसे फुटवेयर पहनते हैं। हाना टारा के नए आउटफिट को देखकर कहती है कि छोटे मोटे थग वाला लुक इस पर सूट करता है। यूरो पूछता है कि बैग में और क्या है। यूरो पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसे पता चलता है कि राइस बॉल 100% व्हाइट राइस से बनी है और उसमें मिल्क बिल्कुल नहीं है, और सबसे बड़ी बात वो असली सीवीड में रैप्ड भी है। घबरा कर पूछता है कि क्या ये लोगों के लिए लग्जरी नहीं है, लेकिन हाना बिल्कुल चुप रह जाती है। टारा सांस भरता है और मानता है कि उस गांव में ये वाकई लग्जरी ही होती, इसलिए वो यूरो की रिएक्शन को गलत नहीं मानता। यूरो को ये भी नहीं पता होता है कि इसे खोला कैसे जाता है, तो हाना उसकी मदद करती है। वो आसानी से प्लास्टिक रैपर को हटा देती है ताकि यूरो राइस बॉल खा सके। जैसे ही यूरो पहला बाइट लेता है वो जोर से चिल्लाता है कि ये कितना टेस्टी है। वो कहता है कि ये तो कॉर्ड्स का खाना है। उसकी रिएक्शन देखकर हाना मुस्कुराए बिना रह नहीं पाती और टारा उसे और राइस बॉल्स देने का फैसला करता है। हाना मजाक में पूछती है कि क्या वो यूरो की आंटी है या कुछ और, लेकिन यूरो अचानक खाना बंद कर देता है जब उसे सब कुछ याद आता है। वो कहता है कि काश आशा भी ये खा पाती। उनके कुछ कहने से पहले ही राइट पूछता है कि ये जगह क्या है। टारा समझाता है कि इसे रेस्ट रूम कहा जाता है। ये मॉडर्न जमाने का रुकने का और ठहरने का जगह है। यहाँ फूड शॉप्स और बाथरूम्स मिल जाते हैं और लोकल लोग यहाँ खरीदारी भी कर सकते हैं। तभी टारा नोटिस करता है कि राइट और लेफ्ट बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और वो काफी एक्साइटेड भी लग रहे होते हैं, इसलिए वो उन्हें अंदर घूमने का इनविटेशन देता है, लेकिन राइट और लेफ्ट तुरंत मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो यूरो के साथ रहेंगे और उस पर नजर रखेंगे, जबकि टारा और हाना खाना खाने जा सकते हैं। टारा उनकी बात मान लेता है
और हाना बस इतना कहती है कि ड्राइवर सीट को मत छूना। राइट पूछता है क्या उसे इस कार के अंदर के घोड़ों को खाना नहीं देना है। हाना कहती है कि बाद में उन्हें ऑयल खिला देगी। जब वो अंदर चले जाते हैं, हाना डारा से पूछती है कि उसने यूरो को कितना बताया है। डारा कहता है कि जब उसने उसे बताया कि वो लड़की उसकी असली बहन नहीं है तो उसका दिमाग हिल गया था। हाना मानती है कि उसने अच्छा किया। डारा उसे याद दिलाता है कि यूरो अभी भी एक बच्चा है, लेकिन हाना कहती है कि उसे बच्चे पसंद नहीं, इसलिए वो समझ नहीं सकती। खाने के बाद वो पूछती है अब क्या करना है, क्या उसे यूरो और डारा दोनों को उसके घर ले जाना चाहिए। डारा इस आइडिया को तुरंत रिजेक्ट कर देता है। वो बताता है कि आप लोग उसके नाम और चेहरे को जानते हैं, इसलिए वो अपनी पुरानी जगह छोड़ रहा है। हाना यकीन नहीं कर पाती कि अब वो होमलेस है और किसी और के बच्चे की देखभाल भी कर रहा है। वो कहती कि ये काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन डारा कहता है कि ये उसकी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हिगाशी विलेज के डीमन रिटेनर होने के नाते उसे भी मदद करनी पड़ेगी। हाना कहती है कि वो जितनी मदद कर सकती है जरूर करेगी। तभी डारा सीधा उसे शादी करने को कह देता है। कुछ देर तक पूरी खामोशी छा जाती है, फिर हाना का एक्सप्रेशन डरावना हो जाता है। वो मेटल के नकल टेस्टर्स पहन लेती है और कहती है कि ये उनकी वेडिंग रिंग्स है। ये देखकर डारा का रंग उड़ जाता है। वो पूछता है क्या वो हमेशा ये साथ रखती है। हाना अपना आपा खो देती है और जोर से चिल्लाती है। वो पूछती है कि उसे उससे शादी क्यों करनी पड़ेगी। डारा उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो समझाता है कि ये असली शादी नहीं होगी, बस सोसाइटी में खुले मिलने के लिए नाटक करना पड़ेगा ताकि वो यूरो की हिफाजत कर सके। गांव में आउटसाइडर्स की अफवाहें बहुत जल्दी फैल जाती है, इसलिए उन्हें एक बड़े शहर में रहना पड़ेगा। और डारा को लगता है कि वो अकेला ये सब नहीं कर पाएगा, लेकिन हाना अब भी गुस्से में होती है। वो कहती है कि बिना शादी के भी रूममेट्स बन सकते हैं। डारा समझाता है कि फैमिली के नाम पर घर रेंट करना आसान होता है, क्योंकि लोग फैमिलीज पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हाना तुरंत कहती है कि वो यूरो की बड़ी बहन भी तो बन सकती है और डारा उसका सिंगल फादर बन सकता है, लेकिन डारा कहता है कि लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे। लोग सोचेंगे कि उसकी वाइफ बच्चों को छोड़कर भाग गई या फिर उसने चीटिंग की होगी, या लोग उसे बेचारा हीरो फादर समझेंगे जो अकेला बच्चों को पाल रहा है। दोनों ही सिचुएशंस में पड़ोसियों की नजर उन पर ही रहेगी, इसलिए वो कहानी बनाएंगे कि यूरो उसका बेटा है और उसने एक जवान औरत से दोबारा शादी की है। हाना याद दिलाती है कि उसने अभी तक हाँ नहीं बोला है, लेकिन डारा उसकी बात को इग्नोर कर देता है और पूछता है कि घर का हेड कौन होगा और सरनेम किसका यूज होगा। हाना फिर जोर से मना करती है। वो कहती है कि उसने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि वो किसी फिल्म स्टार से शादी करेगी। उधर राइट और लेफ्ट कार को क्यूरियोसिटी से देख रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि इस छोटे से बॉक्स के अंदर घोड़े कहाँ रखे गए हैं। लेफ्ट मानती है कि मॉडर्न दुनिया की टेक्नोलॉजी कमाल की है, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं समझ आता है कि ये काम कैसे करती है। यूरो कार से बाहर आता है और उनसे बात करता है, माफी मांगता है कि वो सारा खाना अकेला ही खा गया और उनसे एक बार भी पूछा भी नहीं। राइट मुस्कुराता है और कहता है कि उनका नया मास्टर बहुत ही अच्छा है। लेफ्ट बताती है कि वो ह्यूमन फूड्स नहीं खाते। फिर यूरो पूछता है कि उसे उन्हें किस नाम से बुलाना चाहिए। राइट कहता है कि जो अच्छा लगे तुम बुला सकते हो, चाहे तो नया नाम भी रख सकते हो। थोड़ी देर सोचने के बाद यूरो उन्हें राइट और लेफ्ट बुलाने का ही फैसला करता है। फिर वो सीधा पूछता है उसके और उसकी बहन के बारे में जो कुछ पता हो सब बताओ। राइट बताता है कि वो 400 साल तक हिगाशी विलेज के एंट्रेंस पर बैठे रहे, इसलिए उन्होंने सिर्फ आने जाने वाले लोगों को देखा। गांव के अंदर क्या होता है उन्हें ज्यादा पता नहीं। गांव वालों ने बताया था कि ट्विंस पैदा हुए हैं और कुछ समय बाद उन्होंने यूरो को देखना शुरू किया। राइट बताता है कि उसका पिता उसे छोड़ने से ही हंटिंग पर ले जाता था। यूरो को ये याद आ जाता है। वो कहता है कि उसकी सबसे पुरानी यादें वही हैं। लेफ्ट बताती कि उन्होंने दूसरी ट्विन को लगभग कभी नहीं देखा, इसलिए उन्हें लगा कि वो पैदा होने के बाद किसी बीमारी से मर गई होगी। लेकिन लगभग 10 साल पहले उन्होंने यूरो के पेरेंट्स को एक लड़की के साथ गांव छोड़ते देखा। लेफ्ट बताती है कि उस लड़की के खून की स्मेल बिल्कुल यूरो जैसी थी। यूरो समझ जाता है कि वो छोटी लड़की बड़ी होकर गांव पर हमला करने वाली आशा बनी। उसे लगा कि पेरेंट्स दोनों बच्चों को छोड़ गए थे, लेकिन असल में सिर्फ उसका ही पोपट हुआ था। ये बात समझने के बाद कुछ देर तक खामोशी छा जाती है। फिर यूरो डिटर्मिनेशन के साथ सिर उठाता है। वो कहता है कि अगर वो असली आशा को शायद ढूंढ पाए तो उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चल पाएगा। डारा और हाना कुछ देर बाद वापस आते हैं, लेकिन हाना अभी गुस्से से भरी हुई होती है। वो यूरो को बताती है कि अब वो दोनों उसके गार्जियंस बनने वाले हैं। यूरो को इसका मतलब नहीं पता होता, इसलिए हाना सीधा कहती है कि अगर वो किसी तरह की गड़बड़ करता है तो उसके जिम्मेदार वो लोग होंगे। डारा उससे बताता है कि अब उन्हें लंबी जर्नी पर जाना है और वो उससे पूछता है क्या वो बाथरूम जाकर फ्रेश हो गया। यूरो मना कर देता है और झाड़ियों की तरफ इशारा करके कहता है कि वो पहले ही जा चुका है। ये सुनकर हाना तुरंत घबरा जाती है। वो कहती है कि वो अभी से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर लेफ्ट बताती है कि डीमंस कुछ खास ह्यूमंस के सामने खुद को विजिबल बना सकते हैं और कुछ लोगों में नेचुरली उन्हें देखने की एबिलिटी होती है। जब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, यूरो कार में कुछ सवाल पूछने का फैसला करता है। वो जानना चाहता है क्या कागेबोराशी क्लैन भी डीमन वेल्डर्स हैं। डारा इस बात की कंफर्मेशन करता है और कहता है कि हाँ, उनके पास कुछ डीमन वेल्डर्स हैं और वो काफी परेशानी पैदा करते हैं।
वो समझाता है कि कागेबोराई लोग हिगाशी विलेज छोड़कर नीचे वाली दुनिया में बस गए थे। वो असल में गांव की एक ब्रांच क्लान की तरह है। वो विचारों के मतभेद की वजह से गांव छोड़कर चले गए थे। हाना कहती है कि वो उन लोगों के साथ उलझना पसंद नहीं करेगी। तारा बताता है कि नीचे वाली दुनिया में पुराने हिगाशी विलेज के लोगों का एक नेटवर्क फैला हुआ है। काफी समय से अफवाह चल रही थी कि ट्विंस में से एक कागेबोराई क्लान के साथ है, और अब पता चलता है कि ये बात सच है। सीन चेंज होता है और हम एक बड़ी सिटी की बिल्डिंग में लोई नाम की एक औरत को भागते हुए देखते हैं। वो किसी से बचने की कोशिश कर रही होती है। हॉलवे पूरी तरह अंधेरे से खाली होता है और उसे सिर्फ उस आदमी की कदमों की आवाज सुनाई दे रही होती है। जब उसे महसूस होता है कि वो आदमी और पास आ रहा है, वो एलिवेटर में घुस जाती है और घबराहट में डोर को बंद करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन आखिरी पल में वो आदमी डोर्स को रोक देता है और एलिवेटर के अंदर आ जाता है। वो कहता है कि उसे भागना नहीं चाहिए था। लोई घबराकर उससे दूर रहने को कहती है, लेकिन आदमी मुस्कुराकर कहता है कि उसे उसके पास आना ही पड़ेगा क्योंकि उसे मारना है। एलिवेटर का डोर्स बंद हो जाते हैं और लोई के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लोई फिर उससे दूर रहने को कहती है। आदमी उसकी आवाज में डर महसूस करके मुस्कुराने लगता है, लेकिन अचानक लोई की आवाज बदल जाती है। वो अजीब और गजब टोन में बोलने लगती है। वो उसे वार्निंग देती कि अगर वो और पास आया तो उसके टेरिटरी में घुस जाएगा। उसके चेहरा अचानक इंसानी नहीं लगता और उसकी बॉडी एक खोज की तरह लंबा होने लगती है। ये देखकर आदमी डर के मारे जम जाता है। बिना उसके नोटिस किए उसके पैरों के नीचे से एक जाइंट एल्गर फिश निकल आती है। इसी वक्त जिन बिल्डिंग की सीढ़ियों पर आराम से चढ़ते हुए फोन पर बात कर रहा होता है। वो रियल लोई को फोन करता है और बताता है कि उसने उसके स्टॉकर का मामला सुलझा दिया है। उसने उस आदमी से वादा करवा लिया है कि वो दोबारा उसके पास नहीं आएगा। अब वो आराम से काम पर वापस जा सकती है। उधर एलिवेटर में एल्गर फिश के अंदर से अनेक हाथ बाहर निकलते हैं और वो आदमी को पकड़ लेते हैं। उसे लड़ने का मौका भी नहीं मिलता। वो हाथ उसे नीचे खींचने लगते हैं और एल्गर फिश उसे पूरा निगल जाती है। तभी एलिवेटर का डोर खुलता है। एक बेचारी औरत जो बस घर जा रही होती है ये सब देख लेती है। वो हवा में तैरती हुई जाइंट एल्गर फिश को देखकर डर जाती है। एल्गर फिश जमीन पर पड़ी छुरी को भी निगल लेती है ताकि कोई सबूत ना बचे। वो औरत डर के मारे वहीं जम जाती है। तभी जिन उसके पीछे से बोलता है। उसने नोटिस कर लिया होता है कि वो उन्हें देख सकती है, इसलिए वो बस उसे चुप रहने को कहता है। सीन फिर यूरो की तरफ लौट आता है। तारा बताता है कि उसे और हाना को भी ज्यादा कुछ नहीं बताया गया था क्योंकि उनके परिवार कई पीढ़ियों से नीचे वाली दुनिया में रह रहे हैं और उन लोगों के पास ये काम अपने पूर्वजों के विरासत से आया है। तारा कहता है कि यामाहा ने सिर्फ इतना कहा था कि किसी आउटसाइडर्स को हिगाशी विलेज का रास्ता नहीं पता चलना चाहिए और ट्विंस किसी और के हाथ नहीं लगने चाहिए। तारा समझाता है कि वो सामान लाने और इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है, जबकि हाना नीचे वाली दुनिया में छोटे मोटे काम करती है, इसलिए वो कभी गांव नहीं गई। तारा कहते हैं कि उसे नहीं पता यामाहा और एल्डर्स क्या सोच रहे हैं, लेकिन टाडेरा होने के नाते उसे क्लैन के रूल्स मानने पड़ते हैं। वो ये भी बताता है कि उसका असली नाम टाडेरा रुई है, लेकिन यूरो उससे डाना ही बुला सकता है। यूरो कहता है कि यामा उन लोगों के उसे ले जाने की कोशिश से काफी नाराज लग रही थी और उसने ये बात उसे खुद भी महसूस करवाई थी। तारा समझाता है कि जब ईस्ट के एक गांव में एक लड़का और लड़की ट्विन पैदा होते हैं और उनका जन्म उस दिन होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो दुनिया में तबाही और अफरा तफरी पैदा हो जाती है। राइट बताता है कि उनकी जानकारी के मुताबिक आखिरी बार ये 400 साल पहले हुआ था। उस वक्त भी डे और नाइट को डिवाइड करने वाली ट्विन्स पैदा हुए थे और उसी दौर में देश एक बड़ी जंग के चलते ईस्ट और वेस्ट में बट गया था। उससे पहले एक और जंग हुई थी जिसने देश को नॉर्थ और साउथ में बांट दिया था और दोनों ही मामलों में डीमन वेल्डर्स पर्दे के पीछे शामिल थे। ये सुनकर यूरो समझ जाता है कि वो श्रापित बच्चे हैं जो दुनिया में अफरा तफरी लाएंगे, लेकिन राइट कहता है कि असल में लोग ही उनकी पावर्स का इस्तेमाल करके लड़ाई शुरू करते हैं। ये बात यूरो को और कंफ्यूज कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास कोई खास पावर ही नहीं है, लेकिन राइट कहता है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं है। लेफ्ट बताती है कि उसके अंदर पावर्स हासिल करने की कैपेसिटी जरूर है और डारा कहता है कि शायद आशा ने वो पावर पहले ही हासिल कर ली है। राइट बताता है कि उसने खुद गांव में उस पावर को देखा था। वो समझाता है कि आशा ने ब्रेक 9 की पावर पाई है। ये पावर किसी भी चीज को जबरदस्त तोड़ या खोल सकती है, चाहे वो पावरफुल बैरियर हो या कुछ और। लेफ्ट बताता है कि इसकी ट्विन पावर का नाम सील है। ये किसी भी चीज को जबरदस्ती बंद या सील कर सकती है। हाना हैरानी से पूछती है कि अगर ब्रेक और सील एक दूसरे से टकरा जाए तो क्या होगा, लेकिन डारा बस इतना कहता है कि वो एक सच्चा पैराडॉक्स होगा। फिर यूरो पूछता है क्या किसी ने कभी तक दोनों पावर्स एक साथ हासिल की हैं? राइट और लेफ्ट बताते हैं कि उनकी जानकारी के मुताबिक ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि किसी को भी नहीं पता कि ऐसे होने पर क्या होगा। लेकिन हाना पूछती है कि क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ अफवाहों ने इतना बड़ा रूप ले लिया हो और गाँव वालों को मैनिपुलेट किया जा रहा हो।
यूरो इस बात पर सोचने लगता है क्योंकि गांव के आसपास बैरियर भी था, लेकिन तारा फिर अंदर बाहर आ सकता था। तारा समझाता है कि बैरियर्स के अंदर जाने का एक खास रूट है। उसे कुछ खास पत्थरों के चक्कर उल्टी डायरेक्शन में कई बार लगाने पड़ते थे, फिर क्रॉस रोड्स पर राइट लेना पड़ता था, अगले मोड़ पर वापस मुड़ना पड़ता था और वैली से गुजरते हुए एक बड़ी पेड़ के पास 90 डिग्री टर्न लेना पड़ता था। तारा मानता है कि ये बहुत परेशान करने वाला प्रोसेस था, लेकिन उसकी क्लैन को ये रास्ता पता था, इसलिए वो आराम से हिगाशी विलेज के बैरियर्स को पार कर लेता है। वो बताता है कि उसकी माँ नीचे वाली दुनिया से थी और वो गलती से इस रूट तक पहुंच गई थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ लोग भटकते हुए गांव तक पहुंच जाते हैं और उसकी माँ भी इस तरह वहां पहुंची थी। यूरू को बचपन की एक बात याद आती है। उसकी माँ ने उसे बताया था कि जहाँ वो पैदा हुई थी वहाँ उसके नाम का मतलब नाइट होता है। उस दिन उसने ये भी कहा था कि वो यूरू आसा और उसके पिता को वहाँ ले जाना चाहती है। कुछ देर सफर करने के बाद वो लोग एक और रोड स्टॉप पर रुकते हैं। यूरू को बाथरूम यूज करना समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। उसे तारा की बातें याद आती है और वो उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। काम खत्म होने के बाद टॉयलेट फ्लश करता है, फिर हाथ धोता है और उन्हें शुक्रिया करने की कोशिश करता है, लेकिन हैंड ड्रायर देखकर वो रुक जाता है। उसे ये तेज आवाज वाली चीजें पसंद नहीं जो ड्रैगन्स की तरह करचती हैं, इसलिए वो अपने कपड़े से ही हाथ सुखा लेता है और हैंड ड्रायर यूज नहीं करता, क्योंकि तारा ने कहा था कि जो रूम्स यूज ना कर रहे हो उसकी लाइट्स बुझा देनी चाहिए। पब्लिक बाथरूम से बाहर निकलते ही यूरो खुद पर गर्व महसूस करता है। उसे लगता है कि उसने नीचे वाली दुनिया के बाथरूम के सारे रूल्स समझ लिए हैं। उसे ये भी हैरानी होती है कि यहाँ लोगों को कुएं से पानी नहीं खींचना पड़ता। राइट उसकी बात से सहमत होता है। वो कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि स्विच दबाने से लाइट कैसे चल जाती है। लेफ्ट भी कहती है कि रात में शहर में कितनी ज्यादा लाइट्स होती है और इतने सारे ऊंचे पत्थर के कैसल्स देखकर भी वो हैरान है। राइट सोचता है कि नीचे वाली दुनिया में कितने लॉर्ड्स होंगे, लेकिन यूरो बताता है कि वो कैसल्स नहीं बल्कि घर है। तारा ने उसे बताया था कि हर बिल्डिंग में दर्जनों लोग रहते हैं। ये सुनकर लेफ्ट और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि उसने सोचा था कैपिटल में ही इतने लोग होंगे, लेकिन यूरो बताता है कि ये कैपिटल भी नहीं है। तारा ने उसे बताया है कि टोक्यो में लगभग 10 मिलियन लोग रहते हैं। ये सुनकर राइट का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो सोचता है कि इतने लोग के लिए कितना चावल लगता होगा। जहाँ वो लोग अभी हैं वहाँ भी काफी लोग हैं और फिर भी ये कैपिटल नहीं है। यूरो जगह का नाम याद करने की कोशिश करता है। कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आ जाता है। वो बताता है कि वो लोग गामा प्रीफेक्चर में है। लेव इस नाम को याद रख लेती है और कहती कि वो इसे याद रखेगी। राइट मानता है कि इतने सारे ह्यूमंस के बीच छुपना बहुत आसान होगा। यूरो भी सहमत होता है। वो कहता है कि पेड़ छुपाने की सबसे अच्छी जगह जंगल होती है। लेफ्ट कहती है कि इतने सारे ह्यूमंस के बीच वो अपनी बहन को जरूर ढूंढ लेगा। यूरो उम्मीद करता है कि वो सही कह रही है। वो मानता है कि टारा और हाना शायद अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर वो उसकी बहन के झूठ वाले रास्ते जुड़े हुए हैं तो वो उन पर पूरा भरोसा नहीं कर सकता। साथ ही वो खुद को आशा कहने वाली औरत पर भी भरोसा नहीं करता। एक बच्ची को लेकर गांव से भागना कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए वो अपने माँ बाप से खुद मिलकर सच जानना चाहता है और वो आशा को पकड़कर उन तक पहुँचाने का रास्ता पूछेगा। राइट तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि उसे 400 सालों में ऐसा इंटरेस्टिंग वक्त बिताने का नहीं मिला। लेफ्ट उसे डांटती है और कहती कि जब उनका मास्टर सीरियस हो तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। राइट फिर पूछता है कि वो खुद इस बारे में क्या सोचती है। लेफ्ट कहती उसे चेस किया जाना पसंद नहीं, क्योंकि उसकी फितरत दूसरों को पीछा करना नहीं है। इस वक्त उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर यूरो थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। बाद में टारा उसे बताता है कि हाना ने उसके रहने का जगह ढूंढ लिया है। यूरो उनके फोन को देखता है। उसे बिल्कुल नहीं पता होता है कि ये क्या चीज है। तारा उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये मैसेज भेजने के लिए होता है, बिल्कुल स्मोक सिग्नल की तरह, बस लेटर्स और आवाज के साथ। उसकी एक्सप्लेनेशन खास अच्छी नहीं होती, लेकिन यूरो राइट और लेफ्ट तुरंत मान लेते हैं और उसे स्मोक सिग्नल वाली चीज समझने लगते हैं। जब वो लोग अपार्टमेंट पहुंचते हैं, तीनों अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने पहली बार इन बड़े पत्थर के कैसल्स के अंदर का हिस्सा देखा था। हना उन्हें बताती है कि बिजली और पानी का कनेक्शन लग चुका है और बाद में कोई आकर गैस भी चालू कर देगा।